बालाघाट के जबलपुर एक्सप्रेस कार्यालय में परसवाड़ा के पूर्व विधायक मधु भगत ईएमएस टीवी के कार्यक्रम हमारे मेहमान में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अपने कार्यकाल के दौरान अपने क्षेत्र की जनता की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। नमस्कार, ईएमएस टीवी बालाघाट में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ परसवाड़ा के पूर्व विधायक मधु भगत जी हैं और हम उनसे बात करेंगे समसामयिक मुद्दों पर भी और साथ ही उनके राजनीतिक जो भी काम कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनके बारे में विस्तार से जानेंगे। मधु जी, ढेर सारा आपका स्वागत है ईएमएस टीवी में। और मैं जानना चाहूँगी परसवाड़ा में आपका जो विधायक के रूप में आप कार्यकाल था वो कैसा था? सबसे पहले तो मैं आपकी इस चैनल ईएमएस टीवी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और ये आपके जो भी प्रश्न होंगे, मेरी उम्मीद होगी कि मैं उनमें पूरा खरा उतरूँ। जैसा कि आपने मुझसे प्रश्न किया है कि 5 साल का कार्यकाल आपका विधायक का रहा और वो कैसे गया, तो मैंने 5 सालों में जो 2013 से 2018 मैंने उस कार्यकाल को बहुत सहज और सरल और भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने की कोशिश की और उस पर मैं काफ़ी हद तक सफल भी रहा। चूँकि मैं विपक्ष में था तो विपक्ष में रहने पे कुछ संभावनाएं कम हो जाती है, लेकिन लड़ाई की संभावनाएं, हक मांगने की संभावनाएं बढ़ जाती है। और उसके चलते मैंने अपने उस 5 साल के कार्यकाल में बहुत सारे काम किए। कुछ खास ऐसे विशेष एक आध उपलब्धि जो आपको आप आज भी जनता से बड़ा जुड़ी रही हो, जो आप शेयर करना चाहें? निश्चित तौर पे उन जो 2013 से 18 का जो कार्यकाल था, क्योंकि मेरा परसवाड़ा क्षेत्र एक थोड़ा सा, अगर उसको क्षेत्र के हिसाब से देखेंगे तो बड़ा बटा हुआ है। 3 भागों में परसवाड़ा विधानसभा बटा है और चूंकि इसका डायमेंशन भी बहुत ही पटांग है, लंबाई चौड़ाई भी बहुत है। मैं ज़्यादा इस पर अभी नहीं बोलूँगा, चूँकि मुझे एक शुरू से शौक़ था कि मैं ऐसी उस चीज़ को सुधारने की कोशिश करूं जो पूरी तरह खराब है। परसवाड़ा विधानसभा लगभग आज़ादी के बाद से मेरे हिसाब से हमारे जो तेजलाल टेमरे जी थे, जो विधानसभा अध्यक्ष थे, उनके कार्य कुछ मुझे याद हैं। उसके बाद कंकर मजारे जी थे, उसके बाद दरबू सिंह जी थे, उसके बाद जो आज वर्तमान के राज्य मंत्री हैं श्री रामकिशोर कावरे जी, वो विधायक थे 8 से 13 के बीच में। लेकिन जो व्यवस्थाएं जनता को मिलनी थी, मूल समस्या जो इस वक्त गरीब आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में, पिछड़े क्षेत्र में जो आवश्यकता है, वो समस्या यथावत बनी है। लेकिन उस समस्या में से मैंने निकाल करके, चूँकि हर क्षेत्र का विकास उसके एजुकेशन, शिक्षा पे निर्भर करता है, तो उस तरफ मैंने बहुत ध्यान दिया और बच्चों की शिक्षा के हिसाब से मैंने निरंतर उनको प्रोत्साहन दिया, प्रोत्साहित किया, राशि का वितरण किया ताकि कंपटीशन की भावनाएं आए। जब मैंने देखा कि बच्चा 40 किलोमीटर कॉलेज कैसे आ सकता है, चूँकि नैनपुर से लेकर के समनापुर तक का कॉलेज का बच्चा बहुत मुश्किल पड़ जाता था, तो मैंने बहुत लड़ाई लड़ करके लामटा में मैंने महाविद्यालय की स्थापना कराई। चूँकि अगर आप देखेंगे कि एक समस्या और बहुत बड़ी थी, वो समस्या थी ग्राम पंचायत की सड़कों की समस्या। मैं जानता हूँ कि मैं विपक्ष का विधायक था, लेकिन जुलानिया जी को मैं धन्यवाद देता हूँ, जो उस समय प्रमुख सचिव थे ग्राम पंचायत के, जिनके विरोध में जब 800 कुछ रुपए का उन्होंने एक राशि निर्धारण की, तब बहुत सारी समस्याएं सामने हुई, कई बार सचिव, कई बार सरपंच की। लेकिन जब मैंने उनसे प्रत्यक्ष बैठा था उनके साथ, तो मैंने कहा था, साहब अगर ग्राम पंचायत की रोड ईमानदारी से बनाई जाए तो ये एक बहुत बड़ा निर्णय होगा। तो निश्चित तौर पे मेरे उस कार्यकाल में ग्राम पंचायत 145, अब तो 145 हो गई पंचायत, 137 करीब थी पंचायत, उनमें और बालाघाट जिले के अंदर सभी पंचायतों में सड़कों का सीमेंटीकरण का बड़ा अच्छा काम हुआ है। पुलिया का निर्माण हुआ, सड़कों का निर्माण हुआ, स्कूल की ओपनिंग हुई, सामुदायिक भवन बनाए, सामाजिक स्पोर्ट्स में भी आगे हमने बहुत सारी किए, ग्राउंड 1 करोड़ का करीब बना के हमने लामटा भुनवा में दिया। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमने की। मधु भगत ऐसे नेता हैं जिन्होंने एक बार विधायक का चुनाव जीता, इसके बाद 2 चुनाव लड़े, जिसमें सांसद का चुनाव शामिल रहा। हालांकि बाद के दोनों चुनाव वह हार गए थे। वे मानते हैं कि हार के बाद बहुत कुछ सीखने और समझने को मिला। तो मैं सबसे ज़्यादा ऐसी मूल कौन सी समस्या लगी जो लगता है कि वो बहुत ज़रूरी थी, आज भी बनी हुई है? देखिए, सबसे बड़ी समस्या तो जल की है। जल, पानी एक तो पीने का, दूसरा सिंचाई का, खेती किसानी का, इन दोनों के ऊपर मैंने बहुत कार्य किया। लेकिन चूंकि विपक्ष में जब रहो तो प्रोजेक्ट लाने में बड़ी समस्या हो जाती है। उसके बावजूद भी जो 106 गांव में नल जल योजना के अंतर्गत जो देवसर्रा, ढूटी
गोंगलई, यहाँ वाटर फिल्टर प्लांट लगा और कम से कम 106 गांव में पानी की सप्लाई उनको मिली। उसके बावजूद भी करीब 15-20 गांव छूट गए थे। उसको भी मैंने चिट्ठी के अनुसार हारने के बाद भी उस कार्य करने के लिए मैंने चिट्ठी का अपनी तरफ से एक सवाल उठाया है कि और लोगों को और गाँव को जोड़ा जाए। मधु जी, आपने विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, तो उसमें जो आपकी हार के कारण कौन से मुख्य की वजह जो आपको बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, राजनीति में बहुत सारे तंत्र चलते हैं, लेकिन मैं एक मूल मंत्र लेके चला था कि स्वस्थ राजनीति देना है तो स्वस्थ होकर के और भ्रष्टाचार से मुक्त होकर के एक राजनीति करो। कहीं ना कहीं मैंने भ्रष्टाचार के ऊपर लगाम लगाई। कहीं ना कहीं मेरे जो कार्यकर्ता, मेरे जो संगठन के लोग थे और हमारे जो कुछ हमारे नेता जिनकी मेहरबानी थी, कहीं ना कहीं मैं अपनी खुद की स्वयं की जिम्मेदारी लेते हुए कार्यकर्ताओं को संगठित नहीं रख पाया। तो इसको मैं अपना प्रमुख एक हार का कारण मानता हूँ। और चूँकि दूध का जला हूँ तो छाछ भी फूंक के पीऊँगा। जो गलतियाँ हुई हैं उसको नहीं दोहराऊँगा, मगर मैं कोशिश करूँगा अभी भी वही जो मैंने 13 से 18 के बीच में किया कि मैं भ्रष्टाचार मुक्त शासन दूँ। पार्टी में मौजूदा टूट के लिए वे सीधे तौर पर जहां भाजपा को जवाबदार मानते हैं, वहीं उन्होंने कांग्रेस के पूर्व विधायकों की निष्ठा पर सवाल उठाते हुए उन पर निशाना साधा। इसके अलावा फिलहाल मौजूदा स्थिति में कांग्रेस से लगातार सरकार गिरने के एक के बाद एक लोग जा रहे हैं, तो उसको आप क्या मानते हैं? पार्टी कमजोर हो रही, क्या उनसे कारण आखिर अभी लगातार 2 विधायकों ने भी छोड़ दी, पहले 19-20 चले गए? देखिए, टोटल पहले 22 के बाद जो 2 थे वो टोटल जिनकी डेथ हुई थी 24, उसके बाद 3 विधायक हैं। ऐसे करके 27 करीब चुनाव होने हैं, 27 विधानसभा चुनाव, उपचुनाव होने। देखिए, कमलनाथ जी हमारे जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, वो एक लीजेंड पर्सन है और वो व्यक्ति वो जानते हैं कि देश को कैसे चलाना है, प्रदेश को कैसे चलाना है। एक विषम परिस्थितियों में हमारा प्रदेश आ गया था जब 15 साल का शासनकाल हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी चला रहे थे, तो जनता उस समय किसान नंबर 1 त्रस्त था, जो आए दिन फांसी का फंदा गले में लेकर बैठे रहता था। तो किसान की समस्या समझी, महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता था, तो उस कारण से भी ये 15 साल के अंदर एजुकेशन व्यापम का भ्रष्टाचार में रेत का भ्रष्टाचार, डंपर का भ्रष्टाचार का एक अंबार लगा हुआ था। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी, तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी ने एक बहुत खूबसूरत शासन देने की कोशिश की और वो शासन इतना अच्छा हुआ कि देखिए आप उसके ऊपर उन्होंने कर्जा माफ़ी की बात की थी। कर्जा माफ़ी उन्होंने इंस्टॉलमेंट के माध्यम से ली और इंस्टॉलमेंट के माध्यम से किसानों का कर्जा भी माफ़ हुआ। उसके बारे में अगर आप प्रश्न करेंगे कि कर्जा माफ़ी पूरा नहीं हुआ तो वो भी जवाब दे दूँगा। दूसरा, उन्होंने देखा कि 300 रुपये में कुछ नहीं होता, तो उन्होंने पेंशन जो होती है, पेंशन योजना, उसको 600 रुपये करी। 25,000 में कोई किसी प्रकार की कोई शादी की व्यवस्था नहीं होती, जब भी कोई चीज़ एक व्यवस्था बना के उनको चूड़ी दे दें, बिंदी दे दें, पायल दे दें, तो उन्होंने कमलनाथ जी ने 47,000 रुपये उस बच्ची के अकाउंट में डालने की बात रखी। तीसरी चीज़, उन्होंने एक बहुत खूबसूरत एक योजना लाई कि अगर प्रदेश को स्वस्थ और प्रदेश को बेरोजगारी से मुक्त करना है तो प्रति जिले के छोटे छोटे उद्योग का एक निर्माण करना पड़ेगा और 70% वहीं के युवा बेरोजगारों को उसमें रोजगार के अवसर हम खोलेंगे। ऐसे कमलनाथ जी की जो हमारे वचन पत्र के माध्यम से जितनी भी श्रेणियां बनी हुई तो उसके ऊपर वो कार्य करें। 15 साल बहुत बड़ा समय नहीं होता, 15 साल का बिगड़ा 15 महीने में नहीं सुधारा जा सकता। उन्होंने प्रयास किया, लेकिन ये महत्वाकांक्षाएँ हमारे कुछ नेताओं के अंदर, देखिए जन बुराई कब लेती है, जब उस पर कोई बुरा व्यक्ति उसका साथ दे। हिंदुस्तान की राजनीति का जो परिप्रेक्ष्य जो आज जो आप लोग देख रहे हैं, जो देश की जो दुर्गति देख रहे हैं, देश के अंदर जो स्थिति देख रहे हैं, उसका निर्माता कौन है? उसका निर्माता 70 साल का ये गांधी परिवार नहीं है। गांधी परिवार ने तो उस समय इस देश को संभाला जिस देश के अंदर जहाँ किसानों की, जहाँ सैनिक की, जहाँ शिक्षा की, जहाँ एम्स में हॉस्पिटल्स की, जहाँ ट्रेन की, जहाँ प्लेन की, जहाँ हर वो व्यवस्था, जहाँ युद्ध की हर वो व्यवस्था को उन्होंने सक्षम बनाते हुए जो धीरे धीरे 100 करोड़ के ऊपर जनता को साथ दिया 60-70 साल में। लेकिन इस बीच में भारतीय जनता पार्टी का भी शासन था,
भाई मैं मान के चलता हूँ कि अटल बिहारी जी, जब हम तत्कालीन स्वर्गीय हमारे अटल बिहारी जी जो प्रधानमंत्री थे, तब मैंने देखा था, मैंने उनको टीवी में देखा था, बहुत उनके जो वक्तव्य मुझे भी बहुत अच्छे लगते थे। तब मुझे लगता था कि प्रधानमंत्री विपक्ष में भी इतने अच्छे होते हैं। मैं उस समय राजनीति में नहीं था, पर मुझे प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी भी अच्छे लगते थे। प्रधानमंत्री स्वर्गीय हमारी इंदिरा गांधी जी थी, वो भी हमको अच्छी लगती थी। जब राजीव गांधी जी बने, वो भी हमको अच्छे लगते थे। तो देखिए, बलिदान के द्वारा कोई भी चीज़ का निर्माण बड़ा स्वस्थ होता है। भारतीय जनता पार्टी ने जो 2014 में जिस अमली जामा को पहन करके उन्होंने जो दिखावे की राजनीति करके, और जिस प्रकार से ऐसे 5-7 लोगों को मैं अगर आप बोलेंगे तो मैं नाम गिनती में गिना दूंगा कि जो बैठ करके जिनको 50 रुपये का डीजल महंगा लगता था, 600-400 रुपये का सिलेंडर महंगा लगता था, आज वो चुपचाप घर में बैठे एक अन्ना हजारे जो किसान की तकलीफ नहीं सुन सकते थे, आज वो कहाँ जेट सुरक्षा की व्यवस्था लेके बैठे हुए हैं। एक जो रामदेव बाबा, वो कहाँ थे, वो किस बात का आंदोलन कर रहे थे, महंगाई के विरोध में, आज वो खुद अपनी दवाई महंगी रेट पे बेच रहे हैं। देखिए, जनता ये सब देख रही है, समय सबका आता है। आज उन्होंने जो दिखावे की राजनीति करके हिंदुस्तान के अंदर जो बवंडर लाया है, वो बवंडर प्रदेशों के अंदर मचा हुआ है। मैं आपको ऊपर से नीचे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये एक प्रकार का हमारे देश और हमारे प्रदेश के अंदर जो अस्थिरता आई है, आज जो राजनीति का जो एक लोकतंत्र का मजाक बन गया है। आपने कहा मुझसे कि आपके ये विधायक जा रहे हैं, भैया हमारे विधायक जा नहीं रहे हैं। हमारे विधायक इस अमली जामा जो परचम पहना है सेंटर ने, उसको ये पूरे के पूरे परचेस कर रहे, खरीद रहे हैं। आज हमारे जो 22 विधायक उसके अंदर मंत्री, क्या कमलनाथ जी की इतनी खूबसूरत योजना से छूट करके जाएंगे? नहीं। अगर ये हमने प्रत्यक्ष देखा है उनको कि वो कैसे बिके। एक तो बेंगलोर से पहुंच गए दिल्ली में जाकर के उन्होंने पहन लिया गमछा। उनके साथ पूरे बीजेपी के नेता इंदौर बेंगलोर में भी रुके हुए थे। तो आप इस सरकार को गिराना चाहते थे और स्वीकार भी किया उन्होंने। तो अभी वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने के नेतृत्व में बोला कि हम ऊपर शीर्ष नेतृत्व चाहता है कि ये सरकार को हम गिरा दें। तो लोकतंत्र का क्या होगा? आज किसी चुने हुए व्यक्ति को आप भेज रहे और वो अगर मूल्य के आधार पे कहीं और बिक रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी इस देश में तानाशाही की राजनीति कर रही है और तानाशाही की राजनीति के साथ साथ उस गरीब व्यक्ति का मूल्य लगा रही है जिसने वोट के सहारे अपने जीवन को समर्पित एक नेता को दिया 5 साल के लिए। तो आप कहीं ना कहीं पे आज लोकतंत्र प्रजातंत्र खतरे में है। खरीद फरोख्त के चलते हमारे सारे विधायक बाहर गए हैं और ऐसे लोगों को तो मैं कहता हूँ बीजेपी में होना चाहिए, न भारतीय कांग्रेस पार्टी में होना चाहिए। जो खरीद के जो गए हैं इनको तो टोटल बहिष्कार हिंदुस्तान में कर देना चाहिए कि ये नेता अब नहीं चलेगा, चाहे वो श्रीमंत सिंधिया जी हों, चाहे वो कोई भी नेता हो। मैंने मुखिया का नाम ले लिया है, ये कोई भी हो, हिंदुस्तान को स्वस्थ रखना है तो जो चुना हुआ नेता है वो कभी भी दल बदल की राजनीति ना करे, वरना जनता का विश्वास खत्म हो जाएगा और आपका मूल्य, आपका स्वाभिमान बिक जाएगा और जनता ठगी रहेगी। थैंक यू। आपने पूर्व विधायक मधु भगत जी की बातचीत सुनी। उनका मानना है कि जो फिलहाल जो मौजूदा स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों के कारण हो रही है, उसकी खरीद फरोख्त बड़ी, इससे विधायक यहाँ से वहाँ गए हैं। फिर भी उनका मानना है कि वो अपने नीति और नियम पर चलते रहेंगे और साथ ही आने वाले समय में फिर से परसवाड़ा क्षेत्र में सक्रिय रहकर जनता की सेवा करने का काम करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई हस्ती, नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए आगे दीजिए। नरेंद्र जायसवाल, EMS TV बालाघाट।